हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जून 2025 के लिए एमसीक्यूज बूस्टर सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग 25 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया से। ये एमसीक्यूज आपके स्कोर को बूस्ट करने में काफी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको आर्टिकल्स दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और सेकंड लिस्ट में इंस्टीट्यूशंस या कमीशंस का नाम दिया है। आपको करेक्टली मैच कराना है कि ये किस आर्टिकल्स में मेंशंस हैं। तो आप यहाँ पर है आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 350 में 15 इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 324 जो है ये इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर और डी का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला जो है तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 148 डील्स करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से, जो ऑडिटिंग का कार्य करता है गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स का। आर्टिकल 280 इटेब्लिश करता है फाइनेंस कमीशंस को, जो रिकमेंड करता है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस को यूनियन और स्टेट्स के बीच। आर्टिकल 315 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में बात की गई है, साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में बात की गई। वहीं पर आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी है, आपको इनमें से बताने हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन है, डोगरी इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या डोगरी 8th शेड्यूल्स की जो लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है, उनमें शामिल है। सेकंड ऑप्शन है, यूनियन टेरिटरीज आर रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा। तो क्या यूनियन टेरिटरीज को राज्यसभा में शामिल किया जाता है कि नहीं। तो ये यूनियन टेरिटरी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में शामिल है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन हैविंग प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उनका ज्यादा महत्व है फंडामेंटल राइट से। तो ये भी गलत है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज इन द यूनियन लिस्ट। तो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग यूनियन लिस्ट में नहीं है बल्कि कंकरेंट लिस्ट में है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट दिया था, डोगरी इज इंक्लूड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक ना। डोगरी को 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा इंक्लूड किया गया था 8th शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कुछ सिस्टम्स के बारे में दिया हुआ है, सेकंड जो लिस्ट है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल दिए हैं। आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। इलेक्टोरल सिस्टम्स की बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 324 से लेकर 329 में बात की गई है। सर्विसेज अंडर यूनियंस एंड स्टेट्स के बारे में बात की जाए तो ये आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक मेंशन है। पंचायत की बात की जाए तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 से लेकर 253 वो तक है। और जुडिशियल सिस्टम एट जो यूनियन लेवल पे जो है उस वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से लेकर 147 में मेंशन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन और डी का सेकंड, यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was forest and protections of wild animals shifted from state to concurrent list। तो फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शंस ऑफ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल्स ये पहले स्टेट लिस्ट में था, उसको कंकरेंट लिस्ट में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ट्रांसफर किया गया था फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड, और सेकंड लिस्ट में उसके आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, यानी 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट्स होगा। ये प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 231 में मेंशन है। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, कुछ केसेस को हाई कोर्ट को ट्रांसफर करने का जो बात की गई है वो आर्टिकल 228 में मेंशन है। अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 233 में प्रोविजन है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट जो है इसकी बात की गई है आर्टिकल 229 में। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाए वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, arrange the following states in descending order as per their allocations of the seats in राज्यसभा। यहाँ पर कुछ स्टेट्स का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि राज्यसभा में उनकी सीट कैसी है, उसके आधार पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यदि हम लोग कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में 12, कर्नाटका से 12 राज्यसभा सीट है, आसाम से 7 राज्यसभा सीट है, तमिलनाडु में 18 राज्यसभा की सीटें हैं, केरला में 9 सीटें हैं और बिहार में 16 राज्यसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो सबसे पहले तमिलनाडु आएगा यानी सी, फिर उसके बाद ई आएगा, सी ई, फिर ए आएगा, फिर डी और फिर बी आएगा, यानी कि थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक ना। तो तमिलनाडु से 18 सीट्स, बिहार से 16 सीट है राज्यसभा की, कर्नाटका की 12 सीट, केरला में 9 सीट और असम से 7 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following cases the attempt to confer a primacy upon the directive principles of state policy against the fundamental right was filed by the majority of the Supreme Court। तो यहाँ पर आपको बताना है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्राइमेसी दी गई थी, यानी प्रधानता दी गई थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, तो उसको खत्म किया गया था, उसको समाप्त किया गया था। तो ये है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर उसके द्वारा, ये 1980 का केस है, ठीक है। तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कब होता है? 1980 में होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था जो क्लास जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, जिसमें प्राइमेसी देने की बात की गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट्स से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिए हुए हैं और सेकंड लिस्ट है उसमें पर्पज ऑफ द अमेंडमेंट दिया हुआ है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। 53rd अमेंडमेंट, जो 53rd अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके द्वारा इंसर्ट किया गया था न्यू आर्टिकल्स को, आर्टिकल 371G को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वोटिंग जो एज है उसको घटाया गया था, 21 से 18 किया गया था, लोअरिंग वोटिंग एज ऑफ 21 to 18। 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है तो यहाँ से म्यूनिसिपैलिटी के बारे में प्रोविजन है, 3 टाइप्स की म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई थी, जिसमें नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम है, ठीक है। 79th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक्सटेंशंस किया गया था, यानी कि रिजर्वेशंस को बढ़ाया गया था एससी और एसटी के लिए, साथ साथ एंग्लो इंडियंस के लिए हाउस ऑफ पीपल्स और स्टेट जो असेंबली होती है उसमें अनदर 10 ईयर्स के लिए, ठीक ना। यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो 79 का 4 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का 4, यानी कि सी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में प्रोविजंस दिए हुए हैं और एक लिस्ट में वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है उसको आपको करेक्टली मैच कराना है। प्रोविजन कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, तो ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो प्रोविजन है वो 6th शेड्यूल्स में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपके पार्ट 8 में है, ठीक ना। ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया, ये पार्ट 13 में है और एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, ये चैप्टर 1 पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ए का 4, बी का आपका जो है तो थर्ड हो जाता है, सी का सेकंड हो जा रहा है और डी का 1 हो जा रहा है, यानी कि बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who among the following can be chairman of the National Human Right Commissions according to the Act? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो एक्ट आया है उसके अनुसार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट का चेयरमैन कौन बन सकता है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एनी सर्विंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट या एनी सर्विंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो यहाँ पर कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, बी नंबर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ओरिजिनल जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट आया था 1993 में, इसमें केवल जो चेयरमैन बन सकते थे वो चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बन सकते थे। लेकिन 2019 में अमेंडमेंट के द्वारा अब कोई भी जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो चीफ जस्टिस चेयरपर्सन बन सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्रोविजन नॉट बीन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। इंटर स्टेट काउंसिल ये मेंशन है 263 आर्टिकल्स में। ऑल इंडिया सर्विसेज ये भी मेंशन है 212 कॉन्स्टिट्यूशन 312 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में। कॉन्स्टिट्यूंसी फंड्स ऑफ इंडिया ये 267 का जो आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें मेंशन है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक ना। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये इस्टेब्लिश किया जाता है रेजोल्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1952 में, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। बाकी इंटर स्टेट काउंसिल 263 आर्टिकल में, ऑल इंडिया सर्विसेज मेंशन है आर्टिकल 312 जो आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कंटीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 267 में मेंशन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और सेकंड जो लिस्ट है वो किस कंट्री में सिमिलरिटी रखते हैं या किस कंट्री से वो प्रोविजंस लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। तो पहला है प्रोविजन रिलेटिंग टू इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के जो प्रोविजंस लिया गया है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और जर्मन रेज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आयरलैंड से लिया गया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। फंडामेंटल राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा, बी का फोर हो जाएगा, सी का वन हो जाएगा और डी का थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन a community can be declared a minority community on the basis of। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस किया गया है, किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी किस आधार पर डिक्लेयर किया जा सकता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है रिलीजन्स के आधार पर केवल, या रिलीजन या लैंग्वेज के आधार पर केवल, लैंग्वेज या कास्ट के आधार पर केवल, या रिलीजन या रेस के आधार पर केवल। तो यहाँ पर बी नंबर जो आपका ऑप्शन होगा, यानी कि रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर ही माइनॉरिटी घोषित किया जाता है। जो टर्म माइनॉरिटी है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, जो कि आर्टिकल 29 में मेंशन किया गया है। यहाँ पर प्रोटेक्शंस देने की बात की है बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, तो ये KR नारायणन थे। तो यहाँ पर सी नंबर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। KR नारायणन फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जो सर्व किए थे एज 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में। जुलाई 25 1997 से लेकर जुलाई 25 2002 तक ये प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट प्रोवाइड द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर। तो आपको बताना है इनमें से किस एक्ट के द्वारा जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है उनकी टर्म को 6 ईयर बताया गया है। आपके ऑप्शन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1953, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका, यानी कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा जो टर्म बताया गया है ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ जो राज्यसभा होंगे उनका 6 ईयर के बारे में बात की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट लेजिस्लेचर है पावर टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। तो इनमें से जो आर्टिकल्स मेंशन दिए गए हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आपको बताना है इनमें से किस आर्टिकल के तहत स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दिए हैं कि वो स्टेट के इलेक्शन से संबंधित प्रोविजंस बना सकते हैं। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 321 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 321 328 एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो प्रोविजंस बना सके इलेक्शन से संबंधित, जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है उसके लिए। आर्टिकल 324 में सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस के बारे में बात की गई है इलेक्शन कमीशनर्स के द्वारा। आर्टिकल 326 जो है ये स्पेसिफाई करता है एडल्ट सफरेज को एज द बेसिस ऑफ इलेक्शंस के लिए। और आर्टिकल 352 में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ओवर एन ऑर्डिनरी बिल द केस इज रेफर्ड। अगर दो हाउसेस ऑफ जो इंडियन पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें डिस्प्यूट रहता है तो ये केस किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास की ज्वाइंट मीटिंग होती है दोनों हाउसेस की, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास। तो जब डिस्प्यूट रहता है दोनों हाउसेस में तो इसके लिए एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में मेंशन किया गया है ज्वाइंट जो सिटिंग है, ज्वाइंट मीटिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी दी हुई है, जो सेकंड लिस्ट है उसमें आपके चेयरमैन के बारे में दिया गया है। आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। स्टीयरिंग कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसके चेयरमैन थे जेबी कृपलानी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी जो थी इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी जो थी इसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर और डी का वन, यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कुछ मेंशन दिया गया है प्रोविजंस को, और सेकंड लिस्ट में वो किस बारे में डिफाइन करता है, किसके बारे में, तो उसको आपको करेक्टली मैच कराना है। कट मोशंस बात करता है जब कोई भी जो डिमांड ग्रांट ऑफ डिमांड्स होती है उसको रिड्यूस करने की बात की जाती है एलोकेशन ऑफ फंड्स को बजट में, तो उसको कट मोशंस कहा जाता है। तो ए का आपका सेकंड हो जाएगा। गुलेटिन कब होता है? जब डिस्कशंस को एंड करके सभी मैटर्स को वोटिंग के लिए रख दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है गुलेटिन, यानी पुट एन एंड टू अ डिस्कशंस। डिविजन्स क्या होता है? डिवीजन होता है मोड ऑफ अराइविंग एट अ डिसीजंस, किसी डिसीजंस में आने का एक तरीका है। अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर में मेंबर जो है तो रिक्वेस्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन या इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर या कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसको। तो यहाँ पर डी का फिफ्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फोर, ए का सेकंड, बी का फोर, सी का वन और डी का फिफ्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक ना। कट मोशन के द्वारा डिमांड किया जाता है रिड्यूस करने के लिए एलोकेशन ऑफ द फंड्स को बजट में। गुलेटिन के द्वारा ब्रिंग किया जाता है, इन डिबेट्स को एंड किया जाता है, ब्रिंग टू क्लोज डिबेट्स। डिवीजन में मोड ऑफ अराइविंग है एक प्रकार का डिसीजंस में, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में रिक्वेस्ट किया जाता है, इंटरप्रिटेशन या इन्फोर्समेंट करने की बात की जाती है रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स या कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बार्ड सक्सेशंस ऑफ ए स्टेट फ्रॉम द इंडियन यूनियन। तो आपको बताना है इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किसी भी स्टेट्स को इंडियन यूनियन से अलग होने पर रोक लगाई गई थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 के द्वारा ये बार किया गया था, यानी स्टेट को इंडियन यूनियन से अलग होने पर रोक लगाई गई थी। जो 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये 1963 में आता है। इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की गई थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस में, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a member of either house of parliament is without the permissions of house absent from all meeting thereof for more than a certain period, the house may declare his seat vacant
व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड। यहाँ कहा गया है कि यदि किसी भी हाउस का जो मेंबर होते हैं वो बिना परमिशन से हाउस से एब्सेंट रहते हैं कुछ समय के लिए, तो उनको उनकी जो सीट है वो वैकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो ड्यूरेशन क्या है, कितने पीरियड तक लिए वो एब्सेंट रहने पर उनको उनकी जो सीट है उसको डिक्लेयर की जाती है वैकेंट। ये पीरियड है 60 डेज का, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 101 जिसका सब क्लाज है 4, उसमें ये मेंशन किया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज बताना है, दी गई है, आपको बताना है इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। पहला है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आपके आता है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की जो बात है वो भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में आती है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन हिज चाइल्ड एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, अगर जो पालक है उसके बच्चे चाइल्ड जो है तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं तो उन्हें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना भी ये भी ड्यूटी आती फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में जो मेंशन है उसमें ये प्रोविजंस नहीं किया गया है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा गया था क्वेश्चंस में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंसीडर्ड एट द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से किसको कंसीडर किया जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। आपका ऑप्शन है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो इंडिया है वो उसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की बात की गई है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में बात करता है। सेकुलर करेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर्स में आता है। डिवीजन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स का पार्ट नहीं है, जो डिविजन्स की बात की गई फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, ठीक ना, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। फेडरल करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर्स के दायरे में आता है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड किए जा सकते हैं, कंसीडर किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर वो सॉरी ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 डी जो है तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है ये केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेट डाउन किया गया था। यहाँ पर जो की प्रिंसिपल्स हैं वो आते हैं रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिवीजन ऑफ फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये बेसिक स्ट्रक्चर्स का पार्ट नहीं है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स द टर्म गुलोटीन मींस दैट स्पीकर्स, यानी जो टर्म गुलोटीन है उसका क्या मतलब होता है। स्पीकर क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है बिजनेस को ऑन हैंड एंड पुट द मैटर टू वोट। तो इस गुलेटिन के द्वारा जो बिजनेस है जो कार्य प्रणाली है उसको खत्म करके जो जितने भी मैटर्स होते हैं उनको सबको वोट के लिए रखा जाता है, उसी प्रक्रिया को गुलेटिन कहा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का फीचर्स नहीं है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर की बात गवर्नमेंट एक्ट 1919 में की गई थी। लेजिस्लेटिव असेंबली हैव एन इलेक्टेड मेजॉरिटी, तो इलेक्टेड मेजॉरिटी की बात भी प्रोविजंस भी दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। लेजिस्लेटिव काउंसिल इनेबल टू मूव रेजोल्यूशंस ऑफ बजट, तो रेजोल्यूशंस को बजट में मूव करने का जो प्रोविजंस है या पावर है वो नहीं दी गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो यहाँ पर थर्ड जो है तो वो फीचर्स नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड टू सिख, तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्सटेंड किया गया था सिख के लिए और कुछ अदर कम्युनिटीज के लिए भी, तो ये बात भी सही है। यहाँ पर थर्ड जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वही फीचर्स नहीं है, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक ना। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया से 25 एमसीक्यूज को सॉल्व किया।
यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह की जो वीडियो हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली एमसीक्यूज होते हैं और साथ साथ हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम चैनल्स में प्रोवाइड की जाती है। धन्यवाद, थैंक यू।